हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। अब बार बार सुने होंगे कि ग्लैंड क्या चीज़ है, ग्रंथि क्या चीज़ है ना। हम आज उसको डिटेल में बात करेंगे और बेसिक से बात शुरू करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, या हम इसको बोल रहे हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अब अगर इसको आप तोड़ेंगे, अंतः का मतलब है अंदर, स्त्रावी का मतलब है सिक्रेशन, यानी कोई लिक्विड चीज निकल रहा है ना। ग्लैंड, ये महत्वपूर्ण चीज है। ग्लैंड, ग्रंथि। ग्लैंड क्या चीज है? ग्लैंड हम उसको बोलेंगे वैसे ऑर्गन या टिश्यू, टिश्यू का मतलब है उत्तक, जो किसी केमिकल, केमिकल का मतलब है कि कोई रसायन को क्या करता, निकालता हो, कोई केमिकल कंपाउंड को निकालता हो, उसी को हम ग्लैंड बोलेंगे, है ना। अब सवाल ये उठता है कि केमिकल कंपाउंड किस टाइप का होता है भाई। एक निकलता है जूस के फॉर्म में, जिसको हम बोले थे रस, ठीक है। और इसमें जो रस है, बहुत सारा रस के बारे में हम पढ़े थे, गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़े थे, बाइल जूस के बारे में पढ़े थे, है ना। किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो जूस है वो किसका निष्कास करते हैं? वो इंजाइम का। और इंजाइम क्या करता है? ये पाचन करता है, डाइजेशन करता है। दूसरा जो केमिकल रसायन है वो निकालता है हार्मोन। हार्मोन, अब आपको समझना है कि जो जूस निकालती है या जो इंजाइम निकालती है, जूस में ही इंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और जो हार्मोन निकालती है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। यानी हम बोलेंगे इसको अंतःस्त्रावी ग्रंथि, या इसको हम बोलेंगे कि बाह्य स्त्रावी। ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा अंदर, दोनों ही अंदर में ही बहता है, ऐसा नहीं है कि दोनों बाहर में बहता है ना। यानी हम आगे बात करेंगे कि एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, हम इस पर डिटेल बात करेंगे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ग्लैंड हम वैसे चीज़ को कहते हैं, वैसे अंग या टिश्यू को कहते हैं जो क्या निकालता है, जो कोई केमिकल चीज़ निकालता है ना। और ये केमिकल चीज़ में दो चीज़, या तो एंजाइम निकालता हो या हार्मोन निकालता हो, है ना। और एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। ये बात भी हम, हार्मोन क्या चीज़ है, हम इस पर भी बात करेंगे। क्लियर? और जो जो एंजाइम निकालता है उसको हम बोले एक्सोक्राइन, और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी ग्लैंड दो टाइप का है ना। एक चीज़ तो आपको मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा। क्या है? ग्लैंड दो टाइप का है, यानी ग्लैंड के टाइप। ग्लैंड दो टाइप में हम पढ़ते हैं, ये तीन टाइप का होता है टोटल। अभी हम एक बात किए एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। या एक हम पढ़े अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है।
बाह्यस्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स का मतलब है कि एक्जो भी और इंडो भी, ये दोनों हैं, यानी इसको हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्लियर। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। एक्जोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है कि जो जहाँ से निकलती है और वो नली के सहायता से जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचती है। डक्ट होती है, नली होती है ना, डक्ट होती है। इतना बात समझ में आया कि यदि हम बोल रहे हैं कि पाचन, एंजाइम क्या करता है, पाचन करता है, तो पाचन में एक ग्रंथि है, एक नली है। मुंह से हम खाते हैं, फिर लार बनता है, फिर ये जो एसोफेगस आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर ये नस से बाहर निकल जाता है। एक नली है, एक एक डक्ट है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो खाना खाते हैं पचता है, फिर वो निकल जाता है। ये प्रोसेस है। यानी इसमें जो है ये ब्लड में संपर्क कभी होता नहीं है। यानी यहाँ से अगर निकला और यहाँ से अगर दूसरे यानी जहाँ पे पहुँचना है, टारगेट है, वो किसके द्वारा पहुँचेगा, नली के द्वारा पहुँचेगा, डक्ट के द्वारा पहुँचेगा, है ना। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, जैसे पाचन तंत्र या पाचन ग्रंथि बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसी में पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में, है ना। ये चीज़ें जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो जहाँ से निकलती है, इसमें डक्ट नहीं होती है। सबसे पहला चीज़ तो ये है नली, ठीक है। अगर यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है तो ये कैसे पहुँचती है भाई, जब डक्ट है ही नहीं। तो ये पहुँचती है ब्लड के सहायता से। अब ब्लड किस में बचता है, नस में, पल्स में, है ना। या यहाँ से निकला और ये ब्लड वाला वेसल है, इसमें क्या किया, हो गया। तो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे क्या होगा, ये पहुँच जाएगा। और ब्लड क्या है, हमारी बॉडी के सभी जगह जाता है, सभी पार्ट में जाता है ना। यानी ब्लड से संपर्क है। तो ये किसके द्वारा फ्लो होता है, ये फ्लो होता है ब्लड के साथ, है ना। यानी इसी को हम बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। आप समझ गए बेसिक बात क्या है, कि जो नली के सहायता से घूमता है, टारगेट तक पहुंचता है, जहां उसे पहुंचना है, तो उसको हम बोलेंगे एक्जोक्राइन ग्लैंड। और जो ब्लड के साथ सभी जगह पहुंचता है या जहां उसे पहुंचना है, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, जो हमारे शरीर से कोई केमिकल कंपाउंड को क्या करता है, निकालता है, सिक्रेट करता है ना। तो उसी को हम ग्लैंड बोलते हैं। वही चीज़ तो हम बोल रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि में, है ना, ये दोनों आता है। और इसका मात्र एक ही एग्जाम्पल है, वो है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। यानी हम यहाँ पे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर। तो हम पाचन तंत्र की तो ग्रंथियाँ जितना है, पाचन तंत्र तो हम पढ़ चुके हैं, नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, यानी एक्सोक्राइन सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। जो भी चीज़ यहाँ बचा हुआ है हम उस पर थोड़ा सा बात और कर लेंगे। अग्नाशय के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें भी। और जो हम मेन बात करेंगे वो हम बात करेंगे इस पर, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड पे। क्लियर। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालता है, वो निकालती है ब्लड, सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड जो निकालती है वो निकालती है हार्मोन। हार्मोन क्या चीज़ है, ये किसकी बनी होती है, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में, है ना, ये चीज़ें। हार्मोन करता है कि हमारे शरीर में केमिकल, है ना, यानी रसायन
को कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या है, नियंत्रण या कोऑर्डिनेट यानी समन्वय करता है। अब हम एक पढ़े थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है कि नर्व हमें वो करता है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को डायरेक्शन देता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हम वहाँ भी बोले थे, लेकिन रासायनिक रूप से जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है उसी को हम बोलते हैं हार्मोन। जैसे मान लेते हैं कि हमारे शरीर जो ब्लड है, ब्लड या यहाँ पर मान लेते हैं हड्डी है, इसमें कैल्शियम है और इसमें भी कैल्शियम आयन पाया जाता है। क्लियर? अगर मान लेते हैं कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए किसी कारण से, तो ये जो हार्मोन है इससे पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ ज़्यादा हो गया। और अगर हड्डी के पास कैल्शियम कम हो जाए तो ये वाला जो कैल्शियम है ये हड्डी को पहुँचा देगा, दोनों का काम चल जाता है। और अगर हड्डी के पास ज़्यादा कैल्शियम हो जाए तो ये अगर ब्लड के पास कम हो जाए तो यहाँ पे पहुँचा देगा। तो इस हिसाब से कंट्रोल करता है, जितना जिसको चाहिए वो चीज़ें मिलेगा, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोमांटिक हो रहा है ना, हस्बैंड वाइफ है, अगर कोई मेल है, मेल अगर रोमांस उसके अंदर पैदा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक हार्मोन निकलता है। हार्मोन उस चीज़ को और बढ़ाने का काम करता है। वो जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। हम आगे बात करेंगे इस पर। लेकिन अगर महिला कोई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, फीमेल, इसका मतलब है कि उसके शरीर से क्या चीज़ का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उस समय हो रहा है एस्ट्रोजन का। ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे कि सिचुएशन के अनुसार हमेशा नहीं, जब ज़रूरत है तब ही निकलेगा। ऑब्वियसली बात, केमिकल ही निकलता है, रसायन ही निकलता है। क्लियर? अब ये जो हार्मोन होता है वो क्या चीज़ से बना होता है ना, ये महत्वपूर्ण भी है। मेडअप यानी बनी होती है। क्या चीज़ से ये हार्मोन बनी हो, ये तो हम समझ गए कि हमारे रासायनिक रूप से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, ये तो हम समझ गए। ये जो बनी होती है, ये बने होते हैं एमिनो एसिड, यानी जो एमिनो एसिड की बनी होती है उसको बोलते हैं कि एमिनो एसिड हार्मोन। आपको पता है कि एमिनो एसिड किससे टूट के बना है, प्रोटीन से नहीं। दूसरा है, एक है प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन का भी ये बना होता है और इसको बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन। और एक तीसरा है वो होता है एस्टेरॉयड, और एस्टेरॉयड का मतलब क्या होता है, वसा यानी लिपिड, है ना, या इसे हम बोलते हैं एस्टेरॉयड हार्मोन। यानी ये जो हार्मोन है ये तीन चीज़ से बना होता है, एमिनो एसिड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और एक है एस्टेरॉयड हार्मोन। अगर आप थोड़ा सा गौर करें और अगर आप जो है जो न्यूट्रिशन वाले अगर आप टॉपिक बढ़िया से पढ़े हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या चीज़ से है, ये प्रोटीन से है ना, ये चीज़ें। और ये क्या है, ये वसा से है। ये कौन कौन है, थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं। एमिनो एसिड हार्मोन, इसमें जो हार्मोन आता है दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन और दूसरा है मेलाटोनिन।
बस आपको महत्वपूर्ण यही चीज़ याद रखना चाहिए कि जो एमिनो एसिड से जो हार्मोन बना है वो है एपिनेफ्रिन या मेलाटोनिन, और ये जो प्रोटीन से बना है, प्रोटीन से जो हार्मोन है उसको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। अब आपको पेप्टाइड्स का बात समझाते हैं, पेप्टाइड कहाँ से है। ये जो प्रोटीन टूटता है तो पहले टूटता है पेप्टाइड या पेप्टोन्स में, है ना, या उसके बाद फिर टूटता है, वो टूटता है एमिनो एसिड में। क्लियर है? तो यहाँ से आए पेप्टाइड, यानी ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो इसमें जो आता है, इसमें आपको पता होना चाहिए, ये इसमें आता है इंसुलिन। यानी अगर सवाल आएगा कि इंसुलिन किस चीज़ से बना है, तो ये एक प्रोटीन है, या अगर उससे अंदर आएगा तो आएगा पेप्टाइड से। क्लियर? उसके बाद इसमें है ADH, ऑक्सीटोसिन, ये है ना, ऑक्सीटोसिन, ग्लाइकोजन। तो ये सब क्या चीज़ से बना हुआ है? ये बना हुआ है पेप्टाइड से, या किससे? प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए कम से कम आपको इंसुलिन पता होना चाहिए कि किससे बना हुआ है। क्लियर है? उसके बाद जो स्टेरॉइड में आता है, स्टेरॉइड हार्मोन, और ये किससे बना हुआ है? वसा से, लिपिड से। और इसमें जो आता है वो आता है टेस्टोस्टेरोन, या इसमें आता है एस्ट्रोजन, हम इस पर डिटेल बात करेंगे, या इसमें आता है प्रोजेस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये स्टेरॉइड से बना हुआ है, वसा से बना हुआ है ना। तो ये तीन है जो हम बेसिक बातें हैं, और एक एक एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश की कि हार्मोन तीन चीज़ से बना है, एमिनो एसिड, प्रोटीन, और प्रोटीन से जो बना हो उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन, है ना। और उसके बाद स्टेरॉइड यानी वसा वाला हार्मोन या स्टेरॉइड हार्मोन, उसमें टेस्टोस्टेरोन, और ये क्या है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ये सब जो है वो सेक्स हार्मोन है। क्लियर? तो अब जो हम टोटल जो हार्मोन के बारे में जितना हम पढ़ेंगे उस पर हम थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं कि कितने हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर? टोटल हम 9 हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, और ये हार्मोन क्या करेगा? रसायन को क्या करेगा? निकालेगा, सिक्रीट करेगा, नहीं, और किसके साथ सब जगह फैल जाएगा? ब्लड के साथ। तो सबसे पहले हम ऊपर से बात चलते हैं। मान लेते हैं कि ये हेड है, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं गला वाला पार्ट है, और ये छाती है ना, इस टाइप से। हेड में जो होता है ये 3 हार्मोन है। कौन कौन? पहला, एक को बोलते हैं हाइपोथैलेमस, वही हाइपोथैलेमस जो हम दिमाग वाले में पढ़े। दूसरा है वह है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, यानी इसको बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि, है ना। और उसके बाद एक तीसरा होता है पिनियल ग्लैंड। क्लियर है? यानी ये जो हेड है, ये जो सिर है, इसमें हम 3 हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, इसी को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, है ना। और तीसरा है वो है पिनियन ग्लैंड। क्लियर? हम इस पर डिटेल बात करेंगे। गला में 2 होता है। पहला, एक को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और दूसरा होता है पाराथायरॉइड ग्लैंड, है ना। ये कहाँ दोनों होता है? ये दोनों होता है गला वाले पार्ट में, गला में। क्लियर है?
ये चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं छाती को, है ना। यानी छाती को आप दो भाग में बांट सकते हैं, जैसा कि हम बात किए कहाँ, एगो थोरेसिक कैविटी इसको बोलते हैं, नहीं, इसको बोलते हैं अब्डोमिनल कैविटी, यही ना। अगर आप पढ़े हैं हमसे तो आपको ये सब चीज़ें बेसिक लगता होगा। इसको बोलते हैं बच्छ गुहा, और इसको बोलते हैं क्या, उदा गुहा, है ना। तो बच्छ में जो चीज़ें पढ़ना है उसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, चेस्ट में। कौन सा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, यानी ये कौन सा कहाँ है, ये छाती में है। क्लियर, ये चीज़ें। और उसके बाद जो पेट वाले हिस्से में है, इसमें होता है पैनक्रियाज, यानी इसको हम बोलते हैं अग्नाशय। ये कहाँ है, ये है एब्डोमिनल कैविटी में, बच्छ गुहा में, है ना। जैसा कि हम बात किए थे, कहाँ पे हम बात किए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। उसके बाद जो इसके नीचे आता है ना, इस टाइप से होता है, इसके ऊपर होता है, ये किसके ऊपर होता है, किडनी के ऊपर होता है, और इसी को हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, है ना, एड्रीनल ग्लैंड है। यह कहाँ होता है, किडनी के आसपास होता है। और उसके जस्ट नीचे होता है जो ये वाला हिस्सा है ना, उसी के जस्ट नीचे होता है, इसको बोलते हैं गोनाड, यानी इसको हम बोलते हैं जनन ग्रंथि, है ना। जो हम बोल रहे थे सेक्स हार्मोन जो है वो यहीं पे आता है। तो इतना हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है ना। इससे आपको ये पता चल गया कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है, लोकेशन भी पता चल गया, है ना। तो क्या होता है कि पढ़ना या समझना चीज़ें आसान हो जाती है। सर में 3 है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। गला में 2 है, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड। छाती में क्या है, 1 है, थाइमस ग्लैंड, है ना। पैनक्रियाज कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी, पेट के आसपास है ना। उसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर पाया जाता है, और एक गोनाड, उसको बोलते हैं जनन ग्रंथि, या इसको बोल सकते हैं बिलो इंटेस्टाइन, है ना, यानी आंत के नीचे ये होता है। ये टोटल को हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी इसको हम बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। क्लियर है। पहले ही बताया कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करती है, इसमें डक्ट होती है, नली होती है ना, नली होती है, इसमें डक्ट होती है ना। और ये किसका सिक्रेशन करती है, वो करती है एंजाइम का, जनरली एंजाइम का करती है ना। और अपने टारगेट अंगों को तक कैसे पहुंचती है, नली के द्वारा। ये सब बातें हम कर चुके हैं, है ना। उसमें से अगर आप बात करेंगे कि अगर इसका एग्जाम्पल की बात हम किए थे, तो एक तो हम बात किए थे कि एक जो पाचन वाली जो ग्रंथि है ना, पाचन तंत्र की जो ग्रंथि है वो क्या है, वो एक जो क्राइम ग्लैंड है। उसमें क्या होता है कि नली के द्वारा जो खाना है कहाँ तक पहुँचता है, पेट में पहुँचता है, फिर हमारे शरीर से बाहर भी निकल जाता है। ये बात है ना। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र में। आप वो वाला जो वीडियो है आप ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और वहाँ से खूब सवाल आता है। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे त्वचा पर पाए जाने वाले ग्रंथि। त्वचा पर, स्किन पे बोलते हैं कि जो त्वचा पर पाए जाने वाले ग्रंथि है उसको बोलते हैं स्वीट ग्लैंड, यानी इसको बोलते हैं श्वेत ग्रंथि। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। ऑयल का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं तैलीय ग्रंथि।
यानी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, दो होता है, एक पाचन तंत्र ग्रंथि, एक होता है त्वचा पर पाए जाने वाली ग्रंथि, जो मेन है हम उसकी सिर्फ बात करेंगे, और भी होती है लेकिन हम सिर्फ इसकी बात करें। ये तो हम पढ़ चुके हैं। जो स्किन पर पाए जाने वाली ग्रंथि वो होता है स्वेट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथि, और एक होता है वाइल ग्लैंड, उसको बोलते हैं तैलीय ग्रंथि, है ना। ये क्या काम करता है हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला बात हम करेंगे स्वीट ग्लैंड पे। स्वीट ग्लैंड हम क्या बोलेंगे, कोई भी ग्लैंड है वो क्या चीज़ का निर्माण करती है, क्या चीज़ का निष्कासन करती है, वो करती है कोई लिक्विड चीज़ का, क्लियर है, कोई रसायन का। यहाँ पे जो ये निर्माण करती है वो निर्माण करती है पसीने का। पसीने का क्या करती है, स्रावन करती है, यानी सिक्रेशन करती है, क्लियर है, पसीने का सिक्रेशन करती है ना। जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, कहाँ से निकलता है, स्किन से निकलता है। कौन निकालता है, वो निकालता है स्वेट ग्लैंड यानी स्वेद ग्रंथि, है ना। ये और ये इम्पोर्टेंट ये है कि ये पसीने में क्या होता है, तो आपको पता है कि पसीने में होता है पानी, H2O, जल। जब आप ये पसीना है ना टेस्ट करेंगे तो आपको नमकीन जैसा स्वाद आएगा, है ना। तो इसमें होता है साल्ट, है ना, यानी नमकीन जैसा स्वाद आएगा। एक तो ये है ना। इसमें कुछ मात्रा में यूरिया भी होता है। यूरिया समझते हैं, बीपीएससी में सिर्फ यही सवाल आया था कि यूरिया में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। तो यूरिया का क्या बोलते हैं, CONH2CO, यही होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है अब देख लीजिए, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। सिर्फ यही सवाल पूछ लिया था बीपीएससी वालों ने, ये है ना। तो यूरिया पाया जाता है और इसमें पाया जाता है लाइसोजोम। और लाइसोजोम क्या काम करता है, लाइसोजोम करता है क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है। यानी हमारे शरीर पे यानी स्किन पे जो भी कीटाणु बैठता है ना, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, उसको मारने का काम करता है। कौन करता है, लाइसोजोम, क्लियर है, ये चीज़ें। अब यहाँ पे तो आप समझ गए कि पसीने में पानी होता है, साल्ट होता है, यूरिया होता है, लाइसोजोम होता है, मेन रूप से ये होता है, ये कीटाणुओं को मारता है, ये चीज़ें। लेकिन आप सोच के देखिए कि इसका कार्य क्या होता है, पसीने क्यों निकलता है ना। ताप, कार्य क्या होता है, कार्य होता है ये ताप को नियंत्रण करता है ना, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल। अब आप समझिए टेम्परेचर कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि जब आपको गर्मी लगेगा तो क्या होता है, पसीना निकलता है। क्यों, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और शरीर अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करता है, पसीना को बाहर निकालता है। या पसीना के थ्रू क्या होता है कि कुछ जो हीट है उस शरीर से क्या होता है, बाहर होता है, रिलीज होता है। क्योंकि हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 37 डिग्री हमारा शरीर का टेम्परेचर वो फिक्स है ना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो पसीने के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा। और पसीना कौन निकालता है, और निकालता है स्वेट ग्लैंड, क्लियर। और दूसरा कार्य क्या होता है कि यही है, कीटाणुओं को मारता है, कीटाणु को मारता है ना, क्लियर। कीटाणु को या जीवाणु को, है ना, जर्म्स ऑफ बैक्टीरिया जिसको आप बोलते हैं, जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये तो बेसिक बातें हो गया। जो हमारा जो स्वेट ग्लैंड है वो कहाँ कहाँ और पाया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी स्वेट ग्लैंड का अन्य रूप कहाँ पे है हमारे शरीर पे।
यानी स्वेट ग्लैंड का रूप। पहले को हम होते हैं, उसको होता है लक्राइमल ग्लैंड। लक्राइमल ग्लैंड ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आंसू में, आंसू यानी टीयर में पाया जाता है ना, जो आंसू निकलता है उसमें भी वे पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड है? ये है लक्राइमल ग्लैंड। और लक्राइमल ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है? ये है स्वेट ग्लैंड है ना। और ये जो आंसू में भी पाया जाता है लाइसोसोम। और यहाँ पर भी क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है ना। क्लियर है? दूसरा है, हम बोल सकते हैं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, और ये क्या करता है? ये दूध का निर्माण करती है, मैमरी ग्लैंड है ना। ये चीज़ें है ना। तो मेन रूप से आपको ये दो बातें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है। अब हम पढ़ेंगे ओएल ग्लैंड, या इसका नाम है सीबेसियस ग्लैंड। दोनों एक ही बात है। ओएल को आप सीबम भी बोल सकते हैं। क्लियर? और इसका मतलब क्या है? तैलीय ग्रंथि। तैलीय ग्रंथि। और ये क्या करता क्या है? सवाल तो ये है नहीं, क्या करता है? सबसे पहला कार्य तो इसका है कि यह ओएल का सिक्रेशन करता है, स्रावन करता है, यानी सिक्रेशन। और ओएल ये हमारे शरीर में क्या काम करता है? चिकनापन। आप देखेंगे कि स्किन को आप टच करेंगे आपको चिकनापन, नमी टाइप का लगेगा, है ना, तेल टाइप का लगेगा। तो कहाँ से आता है? वो निकलता है ओएल ग्लैंड से या सेबेसियस ग्लैंड से, है ना। कि हमारे शरीर को क्या प्राप्त करता है? नमी प्राप्त कर सकता है। आप ये बोल सकते हैं नमी या चिकनापन, है ना, चिकनापन। कि इसका अन्य रूप क्या है? तो पहला टार्सल ग्लैंड। और टार्सल ग्लैंड ये कहाँ पाया जाता है? जो आँख का जो पलक है जो झपक रहा है, इस एरिया में कुछ टार्सल का टाइप का होता है, ऑयल टाइप का चीज़ होता है, उसको बोलते हैं आँख के पलकों पर पाया जाता है। उसी को आप बोलते हैं टार्सल ग्लैंड, है ना, आँख। दूसरा आंसू में कौन सा ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड। लेकिन पलकों पर कौन सा ग्लैंड? टार्सल ग्लैंड, है ना। स्वेट ग्लैंड या हम उस वहाँ पे पढ़े थे लैक्राइमल ग्लैंड। क्लियर है? दूसरा है ईयर बैक्स, कान के नालिका में ही भी पाया जाता है। आप देखेंगे कि कुछ ऑयल टाइप का चीज़ होता है ना। तो वो कौन सा है? वो है ऑयल ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड। तो ये जो है ये पूरा हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। यह हम ये बात करेंगे कि जो त्वचा पर पाए जाने वाले जो ग्रंथियाँ हैं हम उसके बारे में पढ़ लिए। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। जो हम 9 ग्लैंड के बारे में वहाँ चर्चा किए थे, वो क्या निकालते हैं? वो हार्मोन निकालते हैं। और हार्मोन का क्या काम है कि हमारा जो शरीर है उसको क्या करना है कि रासायनिक रूप से कंट्रोल या मैनेज करना या कोऑर्डिनेट करना। क्लियर है?
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हम वहाँ पे फिगर से भी बात किए थे, है ना, कि क्या चीज़ें होता है। क्लियर। वहाँ पर हम पढ़े थे कि सिर में जो है यानी हेड में 3 होता था। कौन कौन? एक को हम पढ़े थे हाइपोथैलेमस, है ना, दूसरा पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरा हम पढ़े थे पिनियल ग्लैंड, है ना। ये है यानी ये 3 है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल। ये जो हाइपोथैलेमस हम सेम वही चीज़ पढ़ते हैं जो हम पढ़े थे कहाँ पे, वो पढ़े थे नर्वस सिस्टम में। तो आप नर्वस सिस्टम में जो पिट्यूटरी वाला पार्ट है, क्योंकि हम वहाँ पर भी बात किए थे कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है, वो एक एज ए हार्मोन भी कार्य करता है। और ये क्या करता है, वो हमारे शरीर का जो आंतरिक टेम्परेचर है, खासकर भूख और प्यास, उसको भी मैनेज करता है। क्लियर है। तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके देख लीजिए। हम इस दोनों पर बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियन ग्लैंड पर। तो हम शुरुआत करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। अब इसके बारे में थोड़ा सा बातें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ तो यही है कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन सिस्टम। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है। बड़ी कौन है हम आगे बात करेंगे। और अगर पूछेगा क्या चीज़ है, इंडोक्राइन या एक्जोक्राइन, उस दोनों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो आपको बताना है लीवर। और लीवर किस में आता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि, क्योंकि पाचन का पार्ट है। नहीं, कितना चीज़ें साफ है। अगर ये पूछेगा कि इसका लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपको पहले ही बताया कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये होता है सिर में। और सिर का कौन सा पार्ट, उसको हम बोलते हैं फोरब्रेन। फोरब्रेन, या इसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में होता है ना। और अग्र मस्तिष्क में किसके साथ जुड़ा होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। नहीं, एक तो ये है। दूसरी बात है कि इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो ग्लैंड है बहुत सारे हार्मोन का क्या करता है, निर्माण करती है, बहुत सारे हार्मोन को निकालती है। अभी कौन कौन सा हार्मोन को ये निकालती है, हम इस पर बात करेंगे, है ना। इसीलिए इसे बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन होने वाला या स्रावित होने वाला हार्मोन कौन कौन सा है। जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन, क्योंकि हम पहले ही बोले कि इसको बोला जाता है कौन सा ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, एमजी, है ना। तो सबसे पहला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद ये है, इसको बोलते हैं वैसोप्रिन।
वैसोप्रिन हार्मोन। तीसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। चौथा है LH हार्मोन, है ना। ये LH क्या है, हम इस सारे चीज़ पर बात करेंगे, है ना। ग्रोथ हार्मोन, वैसोप्रिन हार्मोन, है ना, और प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्लियर है। तो ये 4-5 हार्मोन है जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहला हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन, क्लियर। ग्रोथ हार्मोन को हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, क्लियर ही है। ग्रोथ का मतलब विकास होता है, या इसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, है ना। या ग्रोथ हार्मोन आ सकता है, या आ सकता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। और अगर हिंदी में आएगा तो क्या आएगा, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि का मतलब है किसका विकास से है, शरीर का विकास से ही, है ना। कौन आदमी कितना लंबा है, कौन आदमी कितना पतला है, कौन आदमी कितना छोटा है ना। बेसिकली लंबाई से ही। यहाँ वृद्धि का मतलब है कि हड्डी से है, हड्डियों के विकास से है। और बेसिकली विकास का यहाँ मतलब है लंबाई से। अब दो बातें समझना है कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकला, कमी हो जाए, तो हड्डी की लंबाई कम हो जाएगी, लोग को क्या हो जाएंगे, बौनापन हो जाएंगे, हाइट ही नहीं बढ़ेगा, नहीं। और लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए क्या होता है, उसको बोलते हैं अतिकायकता, है ना, अतिकायकता। या इसको बोलते हैं गिगांटिज्म। अतिकायकता आ सकता है या भीम कायकता आता है। क्या हो जाएगा, अगर कमी होती है तो पिछली बात है जो बौनापन है, यानी जो व्यक्ति बौना है, जिसका हाइट कम है, उसमें क्या चीज़ का कमी है, उसमें किसका कमी है, उसका है ग्रोथ हार्मोन का कमी या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का कमी है। और जो आदमी ज़्यादा लंबा है ना, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा है, यह है जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या है, वो ज़्यादा हो गया है, क्लियर है। ये बात आपको पता चली, है ना। तो ये है ग्रोथ हार्मोन। दूसरा है, उसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन, वही वैसोप्रिन हार्मोन, या इसका नाम है ADH हार्मोन। अब ADH का मतलब क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। वैसोप्रिन हिंदी में भी यही है, या ADH हार्मोन आ सकता है। और ये किससे जुड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है। इसका काम क्या होता है, जो हार्मोन है यह करता है, यह हार्मोन शरीर में जल को रोकता है ना। ऐसा ना हो कि शरीर से जो पानी है वो ज़्यादा निकल जाए, तो क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी क्या करता है, पानी का पुनः अवशोषण करता है। बेसिकली क्या होता है कि ये पानी को रोकता है। और पानी को रोकने का क्या मतलब है कि ये जो यूरिन है, यूरिन को क्या करता है, गाढ़ा करता है, यूरिन को सांद्र करता है।
अब आपके दिमाग में ये कहाँ से आए, ये बात आपको नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम ये बात उत्सर्जन तंत्र में चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि लूप ऑफ हैंडली कोई चीज़ होता है ना। पीसीटी डीसीटी की हम बात किए थे। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर जाके जो है जो उत्सर्जन तंत्र है, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उसको जाके ज़रूर देखिए। तीसरा है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, या कभी कभी आ सकता है लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेनिक हार्मोन ये किसका निर्माण करता है? ये करता है मिल्क का फॉर्मेशन करता है। और ऑब्वियसली बात है कि मिल्क का निर्माण, दूध का निर्माण किस में करेगा? फीमेल में करेगा। इसी को हम बोल सकते हैं मिल्क फॉर्मेशन इन क्या? फीमेल, है ना, यानी महिलाओं में दूध का निर्माण करता है। दूध का निर्माण करता है। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पहला चीज। अब इसका क्या है, जो ऑक्सीटोसिन, पहला सवाल तो यही आता है कि ऑक्सीटोसिन क्या है। तो एक सवाल है कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, पहला सवाल तो ये आता है। क्लियर? ये आता है, खूब आता है। पहला चीज़ तो ये है कि ये दूध निकालने में सहायक है। दूध का निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन। लेकिन निकालता किससे है? वो निकालता है ऑक्सीटोसिन। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जो महिलाओं में जो होता है ना प्रेगनेंसी के टाइम में, है ना, जब बच्चा पैदा होने लगता है, जो होता है ना पेन हो गया, दर्द स्टार्ट हो गया, अब देखे हुए हैं, तो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उस समय क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, इसलिए उससे पेन होता है महिलाओं को, जब जिस समय बच्चे का डिलीवरी होना होता है। या अगर मान लीजिए कि हो नहीं रहा है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में एक सुई दिया जाता है, वो यही सुई है ऑक्सीटोसिन वाली, है ना। उसके बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पे आपको समझना है जो प्रसव पीड़ा है उसमें भी ये क्या है, सहायक है। और अगर प्रसव पीड़ा से क्या होता है, बच्चे पैदा होता है, तो इसे हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, नहीं, ये चीज़ है। तो ये सारा चीज़ किसका काम है? वो है ऑक्सीटोसिन का काम है। अब यहाँ पर दो चीज़ें और समझना है कि जो ऑक्सीटोसिन है, आप देखे होंगे कि जानवरों में क्या होता है कि जब दूध वो नहीं देती है तो उसको सुई दिया जाता है, देखे होंगे, है ना। तो वो जो सुई होता है ये ऑक्सीटोसिन का ही होता है, क्योंकि दूध निकालने में सहायक होता है। इसलिए कि जो जानवर है, जानवरों में दूध निकालने में क्या है, वो सहायक होता है। यानी ज़बरदस्ती भी क्या सुई दिया जाता है, किसका सुई दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन का। इसलिए गवर्नमेंट क्या किया है कि जो इसका जो खुदरा बिक्री है उसको क्या किया है, बंद कर दिया है ना। 2-4 आप खरीदने जाएंगे आपको अब नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि जब ये जानवर जो दूध, जिससे आप दूध निकाल रहे थे कि वो सुई डाल के, उससे क्या होता है कि जब ये जानवर मर गया तो उसमें जो जहर है, जो ऑक्सीटोसिन का जो प्रभाव है उसके शरीर में रहता है। और उसी को क्या है कि जो गिद्ध है, गिद्ध जो प्रजाति है ना, वही खाता था जब मरता था जानवर। तो वो जो गिद्ध प्रजाति को जो समाप्ति है, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है कि गिद्ध जो प्रजाति है वो समाप्ति हो गया है, अब देखने के लिए नहीं मिलता है। उसका एक बड़ा कारण है ऑक्सीटोसिन का यूज करना जानवरों को दूध निकालने के लिए, है ना। ऐसा नहीं गांव में होता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में भी ऐसा यूज किया जाता था दूध निकालने के लिए, है ना। सुई दिया, दूध निकाल लिया। क्लियर? तो ये है ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है। पहला सवाल तो ये है कि ये हार्मोन है, दूध निकालने में सहायक है, प्रसव पीड़ा इसी के कारण होता है। और ये क्या होता है, इसी के लिए इसको हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन।
क्लियर। लास्ट है, इसी में हम पढ़ेंगे, वो है LH। इसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ये जो है ये एक सेक्स हार्मोन है ना। तो अगर कोई मेल है ना, तो उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? उसमें निकलता है टेस्टोस्टेरोन। और अगर कोई फीमेल है उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? निकलता है एस्ट्रोजन, है ना। जैसा कि हम पहले भी बात किए थे कि अगर कोई महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। हम इसको लिख देते हैं महिला, और यह क्या है? यह है पुरुष, है ना। और ये किससे जुड़ा होता है? यह होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से या मास्टर ग्लैंड से। क्लियर है। तो ये जो पूरा है वो है क्या चीज़? वो है मास्टर ग्लैंड, है ना, या पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आगे जो हम सिर में ही बात करेंगे वो बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड, है ना। और ये जो पीनियल ग्लैंड को ही हम, आप सुने होंगे ना कि जो तीसरी आंख है, आपको कुछ सेंस करता है, वो यही है, पीनियल ग्लैंड ही है। क्लियर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ये जो पीनियल ग्लैंड है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है ना। और यह तीसरी आंख के रूप में कार्य करता है ना। ये चीज़ें है ना। ये दो टाइप का हार्मोन निकालता है। पहला मेलाटोनिन और दूसरा है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। मेलाटोनिन और एक है सेरोटोनिन। क्लियर। हम एक एक करके बात शुरू करेंगे। ये क्या है? ये दो हार्मोन है ना। तो अब हम शुरुआत करते हैं मेलाटोनिन का। मेलाटोनिन पहला काम, इसका तो पहला काम है कि ये जो मेलानिन प्रोटीन है, उसको ये निकालता है, उसका वो सिक्रेशन करता है। और मेलानिन से क्या होता है कि हमारा शरीर का, आँख का, हेयर का कलर पता चलता है, कलरिंग पार्ट होता है। जैसा कि हम बात किए थे कि मेलानिन से क्या होता है? कलर, कि कौन सा व्यक्ति काला है, कौन सा व्यक्ति गोरा है। अगर किसी व्यक्ति का रंग काला है, इसका मतलब है कि उसमें जो मेलानिन है वो ज़्यादा है, और किसी में कम है, तो इसका मतलब है कि जो मेलानिन का मात्रा है वो क्या है? वो उसमें कम है, इसीलिए वो गोरा है। क्लियर है। तो वो जो मेलानिन जो है वो यहीं से निकलता है, मेलाटोनिन से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यह एक क्या है? एक नाइट हार्मोन है। यानी यह सिर्फ रात में निकलता है, सिर्फ नहीं, मतलब ज़्यादातर चीज़ें रात में निकलता है जब आप सोने के वक्त, है ना। कि मेलाटोनिन का क्या काम है कि ये सेरोटोनिन के साथ मिलकर नींद लाती है, नींद की स्थिति पैदा करती है ना। और ये जो सेरोटोनिन है ये भी क्या है कि कम लाइट में आप यूज कर सकते हैं, है ना। इसीलिए जब आप सोते हैं तो लाइट बंद करके सोते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए
क्योंकि ये जो मेलाटोनिन या सेरोटोनिन है वो क्या होता है, ज़्यादा निकलता है, इसलिए आपको नींद जल्दी से आ जाता है ना। अगर आप लाइट जला के सोते हैं तो क्या होगा कि मेलाटोनिन और ये जो सेरोटोनिन है इसका जो सिक्रेशन है वो कम होता है ना, जिससे आपको नींद क्या होता है, आने में दिक्कत होगी, है ना। ये चीज़ें हैं। तो ये है मेलाटोनिन और ये है सेरोटोनिन, है ना। यानी कम लाइट में दोनों का, है ना, इसका भी और इसका भी कम लाइट में ही क्या होता है, ज़्यादा सिक्रेशन होता है, ज़्यादा सत्रावन होता है। क्लियर। इसके बारे में थोड़ा सा बात आपको पता होना चाहिए। ये जो पिनियल ग्लैंड है ये बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैव घड़ी के रूप में कार्य करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि आप जब, है ना, पढ़ते हैं, जैसे आपको 4 बजे जगना है सुबह, ठीक है, आप अलार्म लगा दिए, 2 दिन 4 दिन, फिर आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद आपका जो समय है 4 बजे ऑटोमेटिक आप जग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही है क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी जैव घड़ी आपके शरीर में लग चुका है। और ये लगाता कौन है? वह लगाता है पिनियन ग्लैंड। क्लियर है? ये चीज़ें है। चाहे आप दैनिक चक्र हो, मासिक चक्र हो या ऋतु चक्र हो, है ना, ये कौन लगाता है, ये किसमें प्रयोग होता है? होता है पिनियन ग्लैंड, है ना। यानी पिनियन ग्लैंड में हम 2 बातें, एक तो बायोलॉजिकल चक्र, दूसरा है एक है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन का 2 काम है, एक तो त्वचा का रंग डिसाइड करता है, मेलानिन निकालता है, दूसरा ये क्या होता है, नींद लाता है। किसके साथ मिलकर? सेरोटोनिन के साथ मिलकर, है ना। क्योंकि ये जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन है ये कहाँ निकलता है? ये कम प्रकाश में ज़्यादा निकलता है। क्लियर है ना? ये बात आपको पता चल गया। ये तो सिर वाला भाग में हम पढ़ लिए। सिर में कई गो था? 3 गो। एक कौन था? एक हाइपोथैलेमस, एक था पिट्यूटरी ग्लैंड और एक था पिनियल ग्लैंड, है ना। अब हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट में। कहाँ होगा है? वो गला वाला भाग में। और गला वाला भाग में हम पढ़ते हैं 2 चीज़ होता है। एक को हम पढ़े थे फेरिंग्स और उसके बाद होता है लैरिंग्स, है ना। ये चीज़ है, इसको बोलते हैं ग्रसनी या इसी को बोलते हैं स्वर तंत्र। और उसके नीचे पाया जाता है थायराइड और होता है पाराथायराइड। पाराथायराइड क्या ग्लैंड? थायराइड और पाराथायराइड किस पार्ट में होता है? गले वाला पार्ट में, है ना। आप ऐसे समझिए कि ये गला वाला पार्ट है, ये एसोफेगस वाला पार्ट है ना। और इसके साइड में जो होता है, इसमें ये वाला जो पार्ट है इस टाइप से होता है, उसको बोलते हैं थायराइड या पाराथायराइड, है ना। थायराइड और क्या होता है? पाराथायराइड पाया जाता है ना, है ना। हेड हो गया, सिर हो गया। अब हम आते हैं गला वाले पार्ट में। थायराइड ग्लैंड। सबसे पहला चीज़ इनके बारे में, सबसे पहला बात तो यही पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी लार्जेस्ट
इंडोक्राइन सिस्टम है, यानी हम इसको लिखेंगे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे छोटा कौन था? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, है ना। अगर इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है, तो आपको बताना है लीवर है। और लीवर किसका पार्ट है? लीवर पार्ट है एक्सोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इस पर हम डिटेल बात भी की है ना। अगर पूछेगा कि इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता ही है कि गला वाला पार्ट में, है ना, नेक, गला को नेक ही बोलते हैं ना, इसके पार्ट में होता है, गर्दन वाले पार्ट में होता है। अब समझना है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये कौन सा हार्मोन निकालता है? ये निकालता है थायरोक्सिन हार्मोन। कि जब थायरोक्सिन हार्मोन का जो निर्माण तब होता है जब आपके शरीर में पर्याप्त आयोडीन हो। क्लियर है? कि यानी इसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? हम एक लाइन में बात कर रहे हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो किसका निर्माण करता है? थायरोक्सिन का निर्माण, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। क्लियर? और थायरोक्सिन हार्मोन तब निकलेगा जब आपके शरीर में क्या हो? आयोडीन की आवश्यकता हो, यानी आयोडीन आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में। अगर कम आयोडीन रहेगा तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम निकलेगा, अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा निकलेगा। नहीं, अब सवाल ये उठता है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन कार्य क्या करता है? कार्य, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन जो कार्य करता है वो करता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या लिपिड या ये जो प्रोटीन है ना, उसका मेटाबॉलिज्म में सहायक है। अब मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट चाहे प्रोटीन हो या वसा हो पर्याप्त मात्रा में सही से डाइजेस्ट हो रहा है, सही से यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका शरीर का मानसिक विकास और शारीरिक विकास ठीक से होगा। क्लियर है? जब आपका शरीर ठीक होता है तो आपका मन ठीक होता है ना। ये तो क्लियर है ना। बीमार शरीर कभी भी अच्छा सजेशन नहीं दे सकता है ना, अच्छा मेंटलिटी नहीं दे सकता है। क्लियर? तो अगर आपका शरीर ठीक है, और शरीर ठीक होने का मतलब है कि पर्याप्त आप डाइट लीजिए। और डाइट कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड। अगर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चय उपचय हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि ये मेटाबॉलिज्म करता है तो थायरोक्सिन का मेन काम क्या हो जाएगा कि मानसिक और शारीरिक विकास करना। नहीं, अब आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें समझना है, 2-3 चीज़ें लिंक हो रहा है। थायराइड ग्लैंड क्या निकालता है? थायरोक्सिन निकालता है। और थायरोक्सिन कब निकलता है? जब आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त हो। अगर ये कम होगा तो ये कम निकलेगा। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलेगा तो आपका शरीर का मानसिक विकास और शारीरिक विकास कम होगा। नहीं, और ये पूरा डिपेंड किस पर कर रहा है? आयोडीन पर। इसलिए जब तक आप आयोडीन कम लेते हैं तो आपका शरीर का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो क्या होगा? वो कम होगा, है ना। क्लियर? कि आयोडीन एंड थायरोक्सिन हार्मोन
की कमी से होने वाले रोग। एक चीज़ तो तय है कि इससे एक चीज़ होता है कि आपका शरीर का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होगा, ये चीज़ तय है ना। उसी में अलग अलग नाम दे दिया है। बच्चों में ये जो बीमारी है चाइल्ड है, क्योंकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा, बच्चे सुस्त रहेंगे, दिमाग कंफ्यूज रहेगा, है ना। बोलते हैं इसका क्रेटिनिज्म, ये एक बीमारी है ना। और वयस्क में क्या होता है, एडल्ट में कौन सी बीमारी होती है, वयस्क मैक्सोइडीमा, है ना, ये बीमारी है। यानी बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्रेटिनिज्म, और एक होता है एडल्ट में कौन सा, मैक्सोइडीमा। ये तो होगा ही होगा कि जब आप आयोडीन कम लेते हैं तो आपको एक रोग और होता है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर रोग, या उसको बोलते हैं हम घेघा रोग। सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होगा। और घेघा रोग होगा तो वो क्या होगा कि थायराइड का जो आकार है वो बढ़ जाता है। आप देखे होंगे कि वो जो ये जो गला वाला पार्ट है वो सूज जाता है। अब बहुत सारा लोगों को देखे होंगे कि वो लगाए हुए रहता है बेल्ट, इसीलिए कि सिर्फ गला नहीं, उसका शरीर भी फूलने लगता है, शरीर में वजन बढ़ने लगेगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति का एकाएक वजन बढ़ने लगा, इसका मतलब है कि उसे थायराइड है ना, आयोडीन की कमी हो रहा है, घेघा रोग है। क्लियर है, आप देखे भी होंगे, है ना। तो उसी को बोलते हैं ग्वाइटर रोग, है ना। यहाँ से खूब सवाल पूछा जाता है कि कोई पेट में बच्चा है यानी भ्रूण है ना, और उसकी जो माँ है वो प्रॉपर आयोडीन नहीं ले पा रही है, एम्ब्रियो का जो मानसिक या जो शारीरिक जो विकास है जो बेहतर तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ना। विकलांग बच्चे पैदा हो गए, कुछ भी हो गया, है ना। तो वो जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कारण है आयोडीन की कमी या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। क्लियर है। अगर मान लीजिए किसी तालाब में मेढक है ना, और वहाँ पे क्या है आयोडीन की मात्रा कम है, तो वो जो मेढक होता है, जो बच्चा जो मेढक है वो कभी बड़ा बन ही नहीं पाता है, ये कारण है ना। जैसे कीट है, कीट का छोटा सा पार्ट उसको बोलते हैं लार्वा, है ना। अगर जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे आयोडीन की कमी है ना, तो वो जो लार्वा है वो कभी कीट बन ही नहीं सकता है ना। लार्वा क्या है, कीट का बच्चा क्लियर, तो बन नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट डालता है ना, चाहे वो कोई भी चीज़ जीव हो, जीव जंतु हो उस पर। तो इसलिए आप आयोडीन लेते रहिए। आयोडीन हम कहाँ से लेते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम नमक से लेते हैं, है ना। आप अच्छा नमक खाइए, 10 रुपये बचाने के चक्कर में हम ख़राब नमक खाते हैं जिसमें क्या होता है आयोडीन किसी में तो होता भी नहीं है ना। तो आयोडीन आप प्रॉपर लीजिए, तब आपका शरीर का जो है मानसिक और सामाजिक विकास जो है मानसिक और जो शारीरिक जो विकास है वो बेहतर तरीके से होगा। उसके बाद है पाराथायरॉइड ग्लैंड, PTH, है ना, ये चीज़ें। और ऑब्वियसली बात है कि इसका भी जो लोकेशन है वो कहाँ है, वो गले वाला पार्ट में है, जैसा कि हम देखें गर्दन वाला पार्ट में है, जहाँ पर किसका पार्ट है, जो है थायरॉइड ग्लैंड का पार्ट है ना। और ये क्या निकालता है, एक हार्मोन निकालता है, इसका नाम ही है पाराथायरॉइड हार्मोन। ये निकालता है। और ये हार्मोन क्या करता है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम एंड फास्फोरस को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना, या कंट्रोल करता है। क्लियर। मान लेते हैं कि आपके शरीर में क्या होता है कि कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी हो जाए, है ना, तो शरीर में जकड़न होगा, है ना,
में जकरण होता है और उसी को हम बोलते हैं टेटोनी। टेटोनी। नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है थोरेसिक कैविटी में। आपको पता है ना थोरेसिक कैविटी क्या होता है, अब्डोमिनल कैविटी क्या होता है ना, बच्च गुहा में, यानी बेसिकली आप बोल सकते हैं कि छाती वाला पार्ट में। ये क्या होता है कि बच्चों में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा, है ना, यानी जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़ापा आ जाएगा, तो उसमें क्या होता है, कम हो जाता है। यानी आप इस टाइप से समझ सकते हैं, है ना। ये बच्चा है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ेगा, जब आप जवान हो जाते हैं तो ज़्यादा होता है, बुढ़ापा हो जाते हैं तो कम होता जाता है। यह बच्चों और किशोरों में क्या होता है, सक्रिय रहता है, और बुढ़ापा में, बुढ़ापा या बोल सकते हैं वृद्धावस्था, कम हो जाता है ना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बच्चों में क्या होता है, कम होता है, धीरे धीरे क्या होगा कि बढ़ेगा जब लोग जवान हो जाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वो चीज़ें कम होती जाती है ना, यानी एज के साथ वो कम हो जाता है। बेसिकली इसका कार्य क्या है, हम इस पर बात करते हैं। ये जो हमारे शरीर में एक होता है WBC, आपको पता है, यानी इसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। वहाँ पर हम कम चर्चा किए थे, आज हम पूरा चर्चा यहाँ करते हैं। WBC में एक और चीज़ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट होता है ये दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट और एक हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। और ये जो WBC है इसका निर्माण होता है बोन मैरो से। ये जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करता है, ये करता है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ध्यान रखना है, अब मामला समझना है कि ये जो WBC है, WBC में जब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का जब निर्माण होता है तो उस समय वो मैच्योर नहीं होता है। पहला सवाल ये है कि जो WBC है उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है कि हमारे शरीर में कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आता है उसको मार देना है, ये कार्य है ना, यानी कोई भी हमारे शरीर को डैमेज करेगा उसको मारने का काम करता है WBC। और WBC में दो टाइप से मरता है, एक को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जैसा कि हम, एंटीबॉडी का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में कोई अनवांटेड पार्टिकल आएगा तो उसके लिए क्या करता है, तैयारी करता है ना, वो पार्टिकल चीज़ को मारने के लिए। क्लियर है। और ये जो टी लिम्फोसाइट है वो कोई भी आया सबको निपटा देता है ना। जैसे हमारे शरीर में जैसे कोरोना वायरस का है, कोरोना वायरस अगर आपके शरीर में आया तो आप क्या लिए, बूस्टर डोज ले लिए, है ना, पहले ही ले लिए। इसलिए ले लिए क्योंकि आपके शरीर में क्या है कि एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है, किसके प्रति, कोरोना वायरस के प्रति। जब आपके शरीर में आएगा तो क्या होगा, वो तुरंत मार देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको डेंगू काट लिया तो ये वाला वायरस काम करेगा, नहीं, जिसके लिए तैयार किया गया है वही काम करता है। तो ये जो एंटीबॉडी है या बी लिम्फोसाइट है जो मैच्योर होता है, मैच्योरिटी पीरियड है, ये तो बोन मैरो में ही हो जाता है, जहाँ से इसका निर्माण होता है वहीं हो जाता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो मैच्योर होता है ये कहाँ या होता है, वो होता है थाइमस ग्लैंड में। अब आप समझ में आए, मैच्योर का मतलब है कि अच्छी तरीके से क्या होता है कि जो अनवांटेड पार्टिकल है हमारे शरीर में उसको मारना, बेसिकली जवान हो गया, ये चीज़ें है ना।
तो इसका काम करता है थाइमस ग्लैंड। यानी कुल मिला के मामला ये है कि ये जो करता है ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है ना। कुल मिलाकर अगर जितना भी हम बात बोले वो क्या होता है, इम्यूनिटी वो क्या करता है, बढ़ाता है। अब आप समझिए कि आपका जो इम्यून पावर है कि कोई बीमारी से लड़ने की कितना क्षमता है आपके शरीर को। कि बुजुर्ग वाले लोग करते हैं कि हमको तो कुछ पचता ही नहीं, अलग टाइप का बीमारी आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि उनका जो इम्यून है वो कमज़ोर पड़ जाता है। जैसा कि हम पहले ही बताए कि बुजुर्ग में क्या होता है, कम होता जाता है, और जवान में क्या होता है, ज़्यादा रहता है, बच्चों में धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो बेसिकली थाइमस ग्लैंड कम निकलने का मतलब क्या हुआ, इम्यूनिटी आपका कम हो जाएगा, है ना। ये काम करता है। और जब आपको HIV एड्स होता है, HIV एड्स यानी एड्स होता है, तो एड्स वाला क्या करता है, एड्स का जो वायरस है, HIV जो वायरस है वो किस पर अटैक करता है, वो अटैक करता है लिम्फोसाइट पर या टी लिम्फोसाइट पर। यानी आपको इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर दिया। और जब आपको इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया तो इसका मतलब है आपको अलग अलग टाइप का बीमारी क्या होगा, परेशान करेगा, है ना। कि ये जो बीमारी है वो क्या होता है, लिम्फोसाइट को ही क्या करता है, डैमेज करता है, या WBC पर ज़्यादा अटैक करता है। ये जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है जो लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट का विद्यालय कहा जाता है। विद्यालय या बोल सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर या लैब बोल सकते हैं। जिससे क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या होता है, तैयार होता है। क्यों होता है तैयार? क्योंकि हमारे शरीर में अनवांटेड पार्टिकल को मारना है। क्योंकि ये जो टी लिम्फोसाइट है हमारे शरीर का सर्वाधिक सक्रिय कोशिका है, एक्टिव, यानी क्लियर है ना। ये जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, एंटीबॉडी तैयार किया उसके बाद आया तब मारता है, ये डायरेक्ट मार देता है। और जैसा कि हम बताएं कि जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या होता है, वृद्धावस्था में इसकी संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। जिससे क्या होता है कि जो वृद्धावस्था में जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। क्लियर है। तो ये पूरा है वो है थाइमस ग्लैंड। अब 2-3 चीज़ें और बचा है, जैसे पैनक्रियाज के बारे में हम पढ़ेंगे, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और गोनाड्स, है ना। ये 3 जो है वो ग्लैंड और बचा हुआ है ना। पैनक्रियाज, अग्नाशय, हम अग्नाशय के बारे में एक जगह और पढ़े थे, कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़े थे जो ये डिडोनम वाले पार्ट से जुड़ा होता है, जहाँ से लीवर भी जुड़ा होता है ना। अभी जो ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले तो यही है अबडोमिनल कैविटी में, यानी इसको बोलते हैं उदा गुहा, है ना। 2 कैविटी होता है, एक थोरेसिक कैविटी होता है, दूसरा एब्डोमिनल कैविटी होता है, नहीं छाती वाला और पेट वाला। दूसरा बात, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में कहाँ, वो है डेयूटेनम, डेडेनम वाले पार्ट से ये जुड़ा होता है। अगर पूछेगा कि इसको डिस्कवर किसने किया है, डिस्कवर का मतलब है कि इस जो अंग है, ये जो ऑर्गन है, इसको खोजा कौन है, किसकी कार्य क्या होती है, ये कैसे काम करता है, ये कौन बताया है, ये बताया है लैंगरहेंस ने, लैंगरहेंस, ये लैंगरहेंस ने बोला। और इसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का क्या मतलब है, मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है कि इसको आप दोनों बोल सकते हैं। कौन सा, इंडोक्राइन, और इसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन।
यानी हमारे शरीर का एक ही मात्र अंग है जो दोनों मिक्स ग्लैंड की तरह कार्य करता है ना, अंतःस्त्रावी ग्रंथि और बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, है ना। अब हम इस पर थोड़ा सा और अंदर जाते हैं कि ये जो पेनक्रियाज है, ये जो अग्नाशय है, इसमें 4 टाइप का सेल होता है ना। जब लैंगरहंस ने देखा तो क्या देखा, इसमें 4 टाइप का सेल होता है, 4 टाइप का सेल होता है, 4 टाइप सेल। एक को बोलते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, है ना, गामा सेल, गामा या बोल सकते हैं आप डेल्टा सेल, है ना, और दूसरा है एफ सेल। क्लियर है, आप सेल लगा दीजिए इसमें। क्लियर, यही 4 टाइप का सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एफ सेल। ये जो अल्फा बीटा गामा है वो किसका सत्यापन करती है, ये करता है हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसका मतलब कि हार्मोन निकालती है ना। और जो हार्मोन निकालती है हम उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड या सिस्टम भी बोल सकते हैं। और ये जो है, ये जो एफ सेल है वो ये क्या निकालते हैं, निकालते हैं एंजाइम। और एंजाइम क्या करता है, डाइजेशन कराता है ना। और जो डाइजेशन कराता है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। इतना बात तो हम कर चुके हैं। जो अप सेल है हम ये बात कर लिए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में और डिटेल बात की है। वहाँ पर हम बोले भी थे कि जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। क्लियर, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम इस पर बात करेंगे। क्लियर है, क्योंकि हम इस पर बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे इस पर अल्फा बीटा डेल्टा। ये जो अल्फ़ा बीटा और डेल्टा है, ये जो अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल है ना, इसको बोलते हैं, क्योंकि इस सेल का जो निर्माण है और यह इस सेल का जो खोज है किसने किया है, लैंगरहैंस ने किया है। इसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यानी इसका मतलब क्या है, लैंगरहैंस की दूपिकाएं, है ना। ये सवाल आता है कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किससे रिलेट करता है। ये करता है, एक तो पैनक्रियाज से करता है, वो अग्नाशय से करता है। ये जो अल्फा सेल है ये कौन सा हार्मोन निकालता है, सवाल तो ये है ना। तो यह है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। और ये जो बीटा सेल है ये निकालता है इंसुलिन। ये क्या निकालता है, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है, हिंदी में भी यही है कि अल्फा सेल जिस हार्मोन का निर्माण करती है वो है ग्लूकागॉन। हिंदी में भी लिख देते हैं ग्लूकागॉन। ये है इंसुलिन, इंसुलिन, और ये है सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है, ये क्या है, ये हार्मोन है। ये सारा चीज़ के क्या है, ये है हार्मोन। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ग्लूकागॉन है, ये इंसुलिन है, ये सोमैटोस्टैटिन है, ये जो हार्मोन है क्या काम करता है ना। हम पहले भी बात की है कि जो हार्मोन का काम क्या है कि हमारे शरीर को रासायनिक रूप से मैनेज करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। क्लियर है, तो ये क्या करता है, हम इस पर बात कर लेते हैं।
अल्फा सेल जिस हार्मोन को निकालती है उसका नाम है ग्लूकागॉन। क्लियर है? अब एक लाइन आपको समझना है, हम कुछ भी खाते हैं तो वो कन्वर्ट होके क्या बन जाता है? ग्लूकोज, क्योंकि हमारा शरीर ग्लूकोज को ही पचाता है। लेकिन ग्लूकोज अगर हम ज़्यादा मात्रा में लें, है ना, जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा ले लें, तो उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये जो ग्लूकोज है, हम इस पर बार बार डिस्कस किए हैं, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन, क्लियर है? और ये कौन सा है? ग्लाइकोजन क्या है? ये संचित भोजन है। यानी जब कभी भी कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है तो यहाँ पर जो एनर्जी जमा है यही कन्वर्ट किस में होता है? ग्लूकोज में। आप समझ रहे हैं कि अगर आपको 10 ग्लूकोज की ज़रूरत है और आपने ले लिया 13, तो ये जो 3 जो ग्लूकोज है वो कहाँ चला जाएगा? वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जमा रहता है, कहाँ रहता है? ये लीवर में। ये सब बात हम जो है वो कर चुके हैं, किस में? डाइजेस्टिव सिस्टम में, डिटेल में। ये ग्लूकागॉन क्या करता है? हम यही बात कर रहे थे कि ये ग्लूकागॉन क्या करता है कि जब ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या है? ये संचित भोजन है, नहीं, स्टोर फूड है। और ये कहाँ जमा है? ये जमा है लीवर में, ये जमा है यकृत में। अब आपके शरीर को ग्लूकोज का ज़रूरत पड़ा है, आप ले नहीं रहे हैं, तो यही वाला यूज होता है। तो यही ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये करता है यही ग्लूकागॉन। कौन करता है? ग्लूकागॉन। आप समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका? कि जब आपके शरीर को ज़रूरत पड़ा किसका? ग्लूकोज का, और आप ग्लूकोज नहीं ले पा रहे हैं, आप एनर्जी नहीं ले पाए या खाना नहीं खाए, तो आपके शरीर में जो जमा है, स्टोर है, उसको ये यूज करता है शरीर। इसीलिए जो फास्टिंग जो व्यक्ति करता है 10 दिन 12 दिन, है ना, जिसको जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से, है ना, बिना खाना खाए हुए रह जाता है, क्योंकि उसको जो एनर्जी मिलते रहता है, वो जो स्टोर फूड है, जो जमा जो भोजन है, जमा जो एनर्जी है, उसका यूज होते रहता है, उसका यूज शरीर अपने आप करते रहता है। तो यही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है? ग्लूकागॉन। और ये जो प्रोसेस होता है, यानी ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ग्लूकोजेनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोजेनोलाइसिस। क्लियर है? ये चीज़ें है ना। यानी ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज में जो कन्वर्ट करता है, जिस प्रोसेस से होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोजेनोलाइसिस। यानी ये जो ग्लूकागॉन है, ये क्या करता है हमारे शरीर को? ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा वो क्या करता है? कंट्रोल करता है या सामान्य बना के रखता है। नहीं, ये चीज़ें। तो ये तो हो गया अल्फा सेल का काम। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे बीटा सेल का। नहीं, बीटा सेल। और बीटा सेल किसका निर्माण करते हैं? कौन सा हार्मोन का? इंसुलिन का। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। 2 सवाल हार्मोन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन, जो हम बात किए थे, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा पूछा जाता है इंसुलिन, कि ये दोनों क्या है? तो ये दोनों क्या है? ये दोनों हार्मोन है। क्लियर? इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन भी हमारे रक्त में ग्लूकोज को बैलेंस करता है। ये क्या करता है कि ब्लड में ग्लूकोज को
बैलेंस करता है या कंट्रोल करता है, ना ज़्यादा हो जाए ना कम हो जाए। अब आपके दिमाग में ये चला होगा कि हम पिछले में भी यही बात बोले थे कि बैलेंस करता है। हाँ, यही बात है, दोनों बैलेंस करता है, अल्फ़ा सेल भी और बीटा सेल भी। अल्फ़ा सेल ग्लूकागॉन के थ्रू। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि हम क्या बोल रहे थे कि जब आप ज़्यादा ले लेते हैं ग्लूकोज तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में, है ना। यानी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में। यानी यही है संचित भोजन, स्टोर फूड, यही है ना। ये अब आप सोचिए, ये है स्टोर फूड। अब ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट करता है वो है इंसुलिन। हम वहाँ पर बोले थे कि ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो कब होता है? कि जब आपके ब्लड में जो है प्रॉपर जितना ग्लूकोज होना चाहिए उतना नहीं है, तो जो ग्लाइकोजन है, जो स्टोर फूड है, वो किस में कन्वर्ट होता है? होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वही इमरजेंसी कंडीशन के लिए तो वो है नहीं, तो ग्लूकागॉन काम करता है, क्लियर है। और यहाँ जो इंसुलिन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। हाँ, नहीं कि यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो जितना ग्लूकोज है मैक्सिमम ग्लूकोज का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं, और जब ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमें एटीपी की प्राप्ति नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। यही होगा ना, क्योंकि एटीपी कब मिलता है कि ग्लूकोज होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो ब्लड में है, अरे ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? रेस्पिरेशन से, जो हम सांस ले रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसी को ये तोड़ता है। अब ये ग्लूकोज ही कम हो, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, तो अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो आपके शरीर में क्या होगा कि ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। कम हो जाएगा आपके शरीर में ग्लूकोज, और आपको इससे ये होगा कि आपको एनर्जी कम मिलेगा, तो आपको वीकनेसेस ज़्यादा होगा। फिर डॉक्टर क्या बोलेगा? ग्लूकोज का क्या चढ़ाएगा? सलाइन चढ़ाता है ना। ये चीज़ें हैं। या आप अगर ग्लूकोज जो मिलता है बाहर में वो भी आप पी लीजिए, तब भी आपको एनर्जी मिल जाएगा, है ना। और तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ग्लूकोजेनेसिस। क्लियर है, ये बात है। और यदि इसका जस्ट उल्टा आप देखें कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की आपके शरीर में कम हो जाए तो क्या होगा? तो आपके ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे क्या? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज। यानी जो व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है उसके शरीर में या उसके पास हमेशा क्या होता है? इंसुलिन की गोली होती है ना। क्योंकि उसके शरीर में क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इसलिए वो क्या होता है? रखे रहता है। जब भी उसे कुछ दिक्कत होता है, सांस उस लेने में दिक्कत हुआ, क्योंकि गाढ़ा हो जाता है ब्लड। और जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? पूरा फ्लो नहीं होगा, और फ्लो होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा क्या होगा? दिक्कत आ सकती है, लोग निपट भी सकते हैं। नहीं, तो ये है पूरा, वो है इंसुलिन। क्लियर।
तीसरा है वो है डेल्टा या गामा सेल। ये किसका निकालता है? ये निकालता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, नहीं, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये क्या करता है कि भोजन को जो स्वांगीकरण है उसका टाइमिंग को बढ़ाता है। यानी भोजन जितना टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बेहतर तरीके से मिल पाएगा, है ना। ये क्या बोलता है कि भोजन के स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन, भोजन के स्वांगीकरण के समय को क्या करता है, को बढ़ाता है। ध्यान रखिए कि गामा सेल या डेल्टा सेल से सवाल नहीं आता है, सवाल ज़्यादा आएगा वायु किससे, इंसुलिन से। क्लियर है? ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा हो गया पैनक्रियाज के बारे में। क्लियर? एड्रीनल ग्लैंड यानी इसे हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। नहीं, अगर आपके दिमाग में आए कि अगर ये होता कहाँ है, लोकेशन इसका कहाँ है, तो लोकेशन ये होता है किडनी के ऊपर पाया जाता है, किडनी के ऊपर। और किडनी क्या चीज़ में काम देता है, उत्सर्जन तंत्र में, है ना। ये चीज़ है, यानी इस टाइप से किडनी होता है और इसके ये ऊपर पाया जाता है, कौन सा, एड्रीनल ग्लैंड। इसमें जो हार्मोन निकलते हैं, नालीन, एड्रेनल या एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन निकलता है, एड्रेनल हार्मोन और एक है एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये जो हार्मोन निकलता है किससे निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड से। तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकलता है, ध्यान ये रखना है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकलता है। जैसे अभी आप खाना खा रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या होगा, उस समय नहीं निकलेगा। ये निकलता कब है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो इसमें 3 स्थिति हो सकती है ना। या ऐसा कोई इंसिडेंट जिससे आपको डर लगे, जैसे अगर मान लेते हैं कुत्ता पड़ गया, पहला सवाल तो ये है कि आपके दिमाग में डर आएगा, फियर, कि काट ना ले। तो आपके पास क्या कंडीशन है, तो आप उससे लड़ेंगे, यही करेंगे ना, इसको बोलते हैं लड़ना यानी फाइट, और या भाग जाएंगे, भागना, या इसे हम बोलते हैं फ्लाइट। यही 3 स्थिति हो सकती है। और क्या कर सकते हैं, है ना, फियर, फाइट, फ्लाइट, यानी इसी को हम बोलते हैं 3F हार्मोन। नहीं, ये चीज़ है, यानी ये जो है, जब हम पहले ही बोले कि ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकलता है, ये तभी निकलता है कि जब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, इमरजेंसी कंडीशन, यानी आप बोल सकते हैं आपातकालीन स्थिति, है ना, उसमें ये निकलता है। ये चीज़ है, जैसे इसी को बोलते हैं डू एंड डाई, यानी करो या मरो, है ना। यहाँ तो हम कुत्ता बोल रहे हैं, मान लीजिए शेर आ गया तो क्या करना है, तो भाग सकते हैं, कीजिए कुछ, नहीं तो अगर नहीं कुछ कीजिएगा तो फिर शेर ही कुछ कर देगा, नहीं बाघ ही कुछ कर देगा। मतलब आप ऐसे कंडीशन में पहुंचे हुए हैं जिसके पास, आपके पास जो ज़्यादा चारा बचा हुआ नहीं है ना, इमरजेंसी स्थिति है। या इसी को बोलते हैं डू एंड फ्लाई, यानी करो या भागो, ये हो सकता है
है ना। तो एड्रीनल ग्लैंड के बारे में आपको इतना ही बात पता होना चाहिए, है ना, कि इसे हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। यानी यहाँ से जो निकलता है वो इमरजेंसी कंडीशन में ही निकलता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकलता है। क्लियर है? अब एक लास्ट है जिसे हम बोलेंगे गोनैड्स, यानी से हम बोलते हैं लैंगिक ग्रंथि, या इसी को बोल सकते हैं आप जनन ग्रंथि, है ना। ये चीज़ें, और ये कहाँ होता है? इंटेस्टाइन कि क्या होता है? नीचे होता है ना। लोकेशन की बात हम यही करेंगे। इसमें क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक को बोलते हैं टेस्टस और एक को बोलते हैं ओवरीज। जनन ग्रंथि में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक को टेस्टस, ये भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक है ओवरीज, ये क्या है? ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। इसी को हम बोलते हैं ब्रीसन और इसी को हम बोलते हैं अंडाशय। यही है ना, टेस्टस, और ये दोनों है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। अब इसमें एक चीज़ और समझना है, ये जो टेस्टस होता है ये मेल में पाया जाता है और ये जो ओवरीज है ये फीमेल में पाया जाता है। यानी फीमेल का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है? तो ओवरीज है, और जो टेस्टस में जो है वो किस में है? वो है पुरुष में पाया जाता है। क्लियर है? हम एक एक करके ये सब बात करेंगे। टेस्टस, ब्रीसन, है ना। सबसे पहला सवाल ये है कि ये ब्रीसन है क्या चीज़? एक चीज़ तो आप समझ गए कि एंडोक्राइन सिस्टम है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? ये तो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है ना। यह गोनैड के अंदर आता है, जनन ग्रंथि के अंदर आता है। और जनन ग्रंथि का मतलब है कि ये जो आता है ये मेल के अंतर्गत आता है, पुरुष के अंतर्गत आता है, कि यह पुरुष का यानी मेल का प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये जो टेस्टस है ये दो चीज़ें निकालती है। पहला, ये निर्माण करता है स्पर्म का, स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर है? यानी शुक्राणु का निर्माण। एक तो ये करता है, और उसके बाद ये जो निकालता है एक हार्मोन निकालता है। आई कौन सा हार्मोन निकालता है पुरुषों में? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? यानी अगर विल्सन बोलेगा तो ये एक पुरुष का क्या है? जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो है। और ये करता क्या है? एक तो स्पर्म का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा क्या करता है? एक हार्मोन निकालता है। वो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है क्या चीज़ का बना होता है। आपको हम पहले ही बोले कि यह रासायनिक रूप से किसका होता है? स्टेरॉइड का बना होता है ना। यह रासायनिक रूप से क्या है? स्टेरॉइड है। और स्टेरॉइड का मतलब क्या है? वसा है ना। और ये क्या करता है? ये द्वितीय लैंगिक लक्षण को प्रकट करता है। लक्षण को प्रकट करता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होता है?
एक तो ये क्लियर होता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट है, खासकर हम सेक्स की बात कर रहे हैं कि आप मेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि फीमेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हैं ना कि बहुत सा क्या होता है कि होमोसेक्सुअल्स भी लोग हो रहे हैं, है ना, कि अगर मेल के प्रति अट्रैक्शन है तो उसको हम बोलेंगे होमोसेक्सुअल, है ना। तो एक तो ये होता है, आपका आवाज़ भारी होने लगता है ना, दाढ़ी आने लगता है। ये सब जो चेंजेज है उसी को हम बोलते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। नहीं, इससे होता है जब ये द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है, 21 एज में होता है। ये होता है जब आप पॉवर्टी एज प्राप्त कर लेते हैं। पॉवर्टी एज, ध्यान रखिएगा, हम मेल की बात कर रहे हैं। और जब मेल के लिए अगर पॉवर्टी एज की हम बात करेंगे तो ये होता है 12 से 14 साल। ये क्या करता है, पॉवर्टी एज यहाँ से प्राप्त हो जाता है और यहाँ से आपका जो है वो टेस्टोस्टेरोन का जो निर्माण है वो होने लगता है, यानी उसका जो फ्लो है वो क्या होता है, निकलने लगता है, सिक्रेशन होने लगता है ना। इसके अलावा इसका क्या कार्य है, इसके अलावा इसका कार्य है कि अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा निकल गया है ना, ज़्यादा, तो ये क्या करता है, मांसपेशियों का विकास करता है ना। यानी मांसपेशियों के लिए ये जो स्थिति है ये ठीक है। लोग थकते ही नहीं, आप काम करते जाइए थकिएगा ही नहीं, है ना। नहीं, रिवाइटल का एक आया था प्रचार, तो उसी टाइप से ये काम करता है। अब इसमें बहुत सारा लोग क्या करता है कि खासकर खिलाड़ी स्टेरॉइड ले लिया। क्यों? क्योंकि खेल कूद में क्या करना है, बेहतर करना। आप दौड़ रहे हैं, आप थकिए नहीं रहे, है ना। आप सोच के देखिए कि जितना खिलाड़ी है सभी स्टेरॉइड ले चुका है और कोई थक ही नहीं रहा है, तो दिक्कत है कि ना, खेल भावना तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई भी टूर्नामेंट शुरू होता है तो खिलाड़ियों का एक टेस्ट लिया जाता है, उसको बोलते हैं डोपिंग टेस्ट, और उसमें वही चेक किया जाता है कि कोई खिलाड़ी स्टेरॉइड तो नहीं ले लिया है ना। जिसको स्टेरॉइड लिया है उसको क्या किया जाता है, बैन किया जाता है ना। बहुत सारा खिलाड़ी को अपनी यूज में आते रहता है। क्लियर है? तो ये है जो है वो है टेस्टोस्टेरोन का कार्य, और टेस्टोस्टेरोन मेन रूप से क्या है, स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का मतलब क्या है, वसा का पार्ट है। क्लियर? अब हम बात करेंगे ओवरीज, अंडाशय का। और अंडाशय किसका है, ये फीमेल में होता है, ये बात आपको पता है। और इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक। पुरुषों का जो प्राथमिक अंग था वो था टेस्टस, महिलाओं का जो प्राथमिक अंग है वो कौन सा है, वो है ओवरीज है ना। वहाँ पर उसका निर्माण क्या था, उसका काम था किसका, स्पर्म का निर्माण करना। यहाँ इसका काम है ओवम का, ओवम का निर्माण करना, या है ना, ओवम का मतलब यहाँ पर है अंडाणु, अंडाणु का निर्माण करना या अंडोत्सर्जन करना। अब यहाँ पे अंडोत्सर्जन का मतलब क्या है कि महिलाओं के जो अंडाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं, अंडाशय में होते हैं, अंडाशय में। हम आगे पढ़ेंगे, हम इसके बाद ही पढ़ेंगे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम इस पर बात करेंगे। तो ये जो अंडाशय में होता है, अंडाशय से जो बाहर निकलता है यानी फ्लोपियम ट्यूब में, है ना, यानी अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालने की जो घटना है उसी को हम बोलते हैं अंडोत्सर्जन। क्लियर? अंडोत्सर्जन का मतलब क्या है कि अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालना।
इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्जन बोलते हैं। इसका है ये यही ओवरीज करता है। दूसरा है कि ये जो 2 टाइप का हार्मोन निकालता है जिसको हम बोलते हैं नर मादा हार्मोन। एक का नाम है एस्ट्रोजन जो LH के साथ था, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन है ना। ये 2 हार्मोन निकालता है है ना। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इसका काम क्या है, थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं। एस्ट्रोजन किसके साथ निकलता है, LH के साथ, है ना। अगर पूछेगा कि ये किस चीज़ का बना है तो ये भी एस्टेरॉयड का बना हुआ है, यानी रासायनिक रूप से इसका क्या नाम है, वही एस्टेरॉयड है ना, बसा है। और ये क्या करता है, ये महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण को प्रकट करता है। और कब प्रकट करता है, ये प्रकट करता है जब पुबर्टी एज प्राप्त हो जाता था। नहीं, जैसे पुरुष का कितना हुआ था 12 से 14 साल, और इसका होता है 11 से 13 साल, थोड़ा सा पहले होता है ना। तभी क्या होता है कि महिलाओं में जो चेंजेज होता है, लड़कियों में जो चेंजेज होता है, वो इसी के कारण होता है, एस्ट्रोजन के कारण होता है ना। खासकर हम बात करेंगे सेक्स में जो चेंजेज होता है ना, इंटरेस्ट में जो चेंज होता है। क्लियर, पुबर्टी एज, या इसी को हम बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता। दूसरी बात है, इसे हम ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं, ब्यूटी हार्मोन। तो ये भी आपको याद रखना है। नहीं, दूसरा चीज़ है, हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली वो है कि जो महिलाओं को प्रेग्नेंट करने में सहयोग करता है या प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में सहयोग करता है। क्लियर है, जायगोट बन गया। बहुत सा क्या होता है कि बहुत सारा लेडीज़ को 1 महीना 2 महीना के बाद बच्चा क्या होता है, निकल जाता है, या जो गर्भ है वो ठहर ही नहीं पाता है ना। तो वो जो काम करता है गर्भ को रोकने का या गर्भ को बना के रखने का, वो यही प्रोजेस्टेरॉन करता है। यानी ये प्रेगनेंसी के टाइम में ज़्यादा निकलता है। ठीक है, यानी इससे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन, और यह क्या करता है, गर्भ को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। प्रेगनेंसी के समय इसकी जो मात्रा है, यानी मात्रा का मतलब है कि सिक्रेशन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। क्लियर है, तो ये है प्रोजेस्टेरॉन और ये है एस्ट्रोजन। सवाल ये आता है प्रोजेस्टेरॉन क्या है। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है। किसका हार्मोन है, महिलाओं का हार्मोन है ना। सबसे ज़्यादा तो यही आता है कि महिलाओं का लैंगिक हार्मोन कौन सा है ना, तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है ना। और पुरुष का कौन है, टेस्टोस्टेरोन है। सवाल तो डायरेक्ट यही आता है, मेन रूप से हार्मोन से ही क्वेश्चन आता है इसमें, है ना। तो ये जो है वो पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो समाप्त हो गया। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम कुछ बातें और जो बचा हुआ है हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना, खासकर मानव प्रजनन तंत्र के बारे में। क्लियर है, तो आप बने रहिए, है ना। थैंक यू।